तो हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 141 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उस थंडर वर्ल्ड में दुनिया के अंदर एक दुनिया बन चुकी होती है जहाँ पे उन्हें कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं और इसी कारण सारे स्टार लेवल्स वाले बंदे उस ब्लैक होल जैसे रास्ते में चले गए होते हैं। तो अब फिर हमें उसी जनरल को दिखाया जाता है जो कि रेड बैटल यूनिफॉर्म में पहना हुआ होता है और उसकी आंखों में अभी बिजली चमक रही होती है और जब वो अपने उंगलियों को हिलाता है तो उसकी मदद से वहाँ के स्पेस में कट हो जाता है और वहाँ पे स्पेस और टाइम भी रिपल करने लगती है और इसी से हमें पता लगता है कि वो जनरल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे वो बोलता है कि काबू ने, जो कि वही सेक्टर लॉर्ड बंदा है जो कि उस वर्ल्ड को बनाया हुआ होता है, कि उसने उस वर्ल्ड ऑफ थंडर में एक ऐसी जगह बनाई थी जिससे वो अपने ट्रेजर्स को छुपा सके और असल में उसने अपने दुनिया के अंदर ही एक छोटी दुनिया बनाई हुई थी और यहाँ पे यूनिवर्स मर्सनी अलायंस भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि यहाँ पे कई सालों बाद यहाँ पे एक वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बनी होती है और यहाँ पे वो सारे उस ट्रेजर्स को लूटने जाने वाले थे। और अब फिर हमें ऐसे ही कई और बंदों को दिखाया जाता है जो कि काबू के इस दुनिया के अंदर की दुनिया के बारे में सुनकर खुश हो जाते हैं और वो लोग उसकी तरफ निकल जाते हैं ताकि वो वहाँ के ट्रेजर्स को लूट सके। अब यहाँ के ट्रेजर्स इतने ज़्यादा कीमती थे कि यहाँ के सेक्टर लॉर्ड के बंदों को भी वो फायदा आ सकता है क्योंकि काबू खुद एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा हुआ करता है। अब तभी सब लोग अपने शिप में बैठ के कैंगलन स्टार की तरफ निकल जाते हैं और कई सारे स्टार लेवल 9 के बंदे उस शिप में रश करते हैं और इसी के साथ 2 डोमेन लॉर्ड के बंदे भी अपने शिप में लेकर निकल जाते हैं कैंगलन स्टार की तरफ। और अब फिर सीन चेंज कर हमें बताया जाता है कि ये न्यूज पूरे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में फैल चुका होता है। अब यहाँ हालांकि ब्लैक ड्रैगन एम्पायर 8000 गैलेक्सीज में रूल करती है और यहाँ पे सेक्टर लॉर्ड का बंदा बहुत ही स्ट्रेंथ का माना जाता है क्योंकि वही इस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर को चलाते हैं। और यहाँ पे जो 6 ग्रेट फैमिलीज है उनकी हाईएस्ट पोजीशन भी उनमें एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा हुआ करता है और उन्हें पता था कि जो थंडर वर्ल्ड लॉर्ड काबू ने बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स होगी और वो वहाँ पे अपने जाने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पे रॉयल फैमिली ने अपने आदमियों और आर्मीज को भेजा होता है और यहाँ तक कि 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने लोगों को वहाँ भेजा था ताकि वो भी वहाँ के ट्रेजर्स को लूट सके और वहाँ पे स्टार लेवल का कोई चांस ही नहीं था। और अब फिर हमें एक रेड 5 प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका की डायमीटर 86,000 किलोमीटर है और यहाँ की जमीन सैंड की बनी हुई होती है और यहाँ का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस था जो कि इंसानों के रहने लायक नहीं थी। और अब फिर हमें इसी प्लैनेट पे आग में जलती एक लंबे माउंटेन को दिखाया जाता है जहाँ पे विंड ब्लो कर रही होती है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और तभी वहाँ के माउंटेन में एक एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल हो जाती है और तभी हमें एक पर्पल फायर दिखाया जाता है जो कि आसमान की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि अपने आर्मर में पहने हुए होता है और उसकी आंखें जल रही होती है और वो टकला होता है और हवा में उड़ रहा होता है और कहता है कि सेक्टर लॉर्ड काबू, तुमने आखिर एक वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बना ही लिया। आखिर इतने दिन बाद हमने ये न्यूज़ सुना और तुम्हारे उस क्रिस्टल को मैं लेकर रहूँगा, अब वो मेरा होगा। अब यहाँ पे वो एक क्रिस्टल बॉल की बात कर रहा था जो शायद सेक्टर लॉर्ड काबू का एक मिस्टीरियस वेपन हो सकता है जो कि इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब फिर हमें वहाँ के पिरामिड को दिखाया जाता है जो कि सिमिलर होता है ऑटोमन शिप की तरह लेकिन वो उससे छोटा होता है। अब वो शिप एक सिल्वर पिरामिड जैसा होता है और उसमें एक रास्ता बन जाता है जिसमें वो उसमें चला जाता है और इसके बाद वो पर्पल फ्लेम वाला बंदा अपने शिप में एंटर करके कैंगलन स्टार की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे शायद वो ऑटोमन एम्पायर का बंदा हो सकता है। अब यहीं पे फिर से सीन चेंज कर हमें वर्ल्ड के अंदर की दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हजारों की संख्या में स्टार लेवल एक्सप्लोरर अंदर जा रहे थे
और वहाँ पे वो उसी के पूरे डायरेक्शन में अपनी छानबीन करने लगते हैं ताकि वहाँ पे कोई खजाना मिल सके। अब यहाँ पे होंग भी लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब थंडर गॉड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और कहता है कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और लू फेंग भी वहाँ के सारे डायरेक्शन में देखने लगता है और तभी हीरो भी अपने वर्चुअल यूनिवर्स में से निकलता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ी सी प्लान को फॉलो करनी थी जिसके कारण मुझे थोड़ा देर हो गया। और वो फिर अपनी टीम को लेकर निकल जाता है और फिर इसके बाद लू फेंग अपनी टीम को लेकर अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। और अभी होंग, थंडर गॉड, लू फेंग, टियान नानिन और आगू वो सभी लू फेंग को फॉलो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही समय बीता होता है कि वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं वो वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। अब यहाँ की वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जिसके कारण यहाँ पे अगर हज़ारों की संख्या में भी कोई आ जाए तो ये समुद्र में एक बूंद के जैसा होगा। अब यहाँ पे होंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिर हम लोग ऐसे उड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे। तो लू फेंग कहता है कि हम लोग यही कर सकते हैं, ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और कोई नहीं जानता कि यहाँ पे कहाँ ट्रेजर छुपा हुआ है। लेकिन लकीली हम लोगों के पास एक सर्विलेंस कैमरा है जिसकी मदद से हम लोग 20 किलोमीटर के अंदर के एरिया को स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पे अगर कोई ट्रेजर्स मिला तो हम लोग इसे आसानी से नोटिस कर सकते हैं। अब लू फेंग ये जानता था कि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे इतना से ही काम चलाना होगा क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और यहाँ पे बबाता अपने सर्विलेंस के मदद से 20 किलोमीटर के एरिया की रिपोर्ट दे रही होती है। अब यहाँ पे वो अपने बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर से कहता है कि क्या तुमने उस वक्त देखा था जब हीरो अपने नर्स ड्रैगन कैसल ग्रुप में गया था, क्या तुमने वहाँ कुछ नोटिस किया। तो थंडर गॉड कहते हैं कि हाँ, वहाँ पे कई सारे पावर्स लोग वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे और शायद वो लोग यहीं पे आ रहे हैं ताकि वो यहाँ के ट्रेजर्स को लूट सके। और यहाँ पे टोटल 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और 16 बड़ी फैमिलीज होती थी और ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे आने वाले थे। और लू फेंग को पता था कि अगर वो लोग यहाँ पे आ गए तो वो उनसे जीत नहीं सकते, इसलिए उन्हें जो करना है वो अभी ही करना है। अब लू फेंग हंसते हुए कहता है कि हमें खोजते रहना चाहिए, अगर हमें यहाँ पे कोई ट्रेजर्स नहीं मिला तो हम लोग यहाँ से यूनिवर्स क्रिस्टल को खोद के निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस यूनिवर्स क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और ये करेंसी के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और अब फिर सीन चेंज कर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग कहता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी बीस्ट नहीं है, इसी कारण यहाँ पे शांति है। और वो लोग आपस में डिस्कस करते हुए आगे जा रहे होते हैं कि आखिर उन्हें ट्रेजर्स कैसे मिलेगा और वो आसपास अपने देख रहे होते हैं। लेकिन तभी लू फेंग के माइंड में एक आवाज आती है कि रुको। अब जब लू फेंग रुकने की आवाज सुनता है तो अपने स्पिरिट रीडिंग के मदद से वो मेंटली कम्युनिकेट करता है और सबको रुकने के लिए कहता है। अब लू फेंग के रुकने की बात सुनकर सारे लोग वहीं पे रुक जाते हैं और सब लोग लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। और बबाता लू फेंग से कहती है कि यहाँ पे कुछ नीचे है जहाँ तुम्हें नीचे खोदना है। अब ये सुनकर होंग और थंडर गॉड भी शॉक होते हैं कि क्या यहाँ पे जमीन में ड्रिगिंग करना है। तो लू फेंग कहता है कि हाँ, यहाँ से 3200 मीटर अंडरग्राउंड एक यूनिवर्सल क्रिस्टल मौजूद है। अब ये सुनकर थंडर गॉड की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि क्या यूनिवर्सल क्रिस्टल। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ की भी जमीन सॉइल से बनी हुई है जो कि 1900 मीटर डीप है और उसके नीचे फिर रॉक और स्टोन मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे करके और हार्ड आते रहते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स क्रिस्टल उसी विंडफॉल के कारण हुआ था। और यहाँ पे हमें यूनिवर्सल क्रिस्टल के बारे में और पता चलता है कि ये एब्सोल्यूट करेंसी है और इसकी वैल्यू गानू डॉलर से भी कई ज्यादा है। अब लू फेंग के पास पैसों की कमी थी इसलिए वो इसे लेना चाहता था। और अभी बात की जाए गोल्डन हॉर्न बीस्ट की जो कि अपने यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला था। और जैसा कि लू फेंग के पास 10 बिलियन गानू डॉलर्स थे जो कि उसके टीचर के द्वारा उसके लिए छोड़े गए थे, लेकिन अभी उसके पास 5 बिलियन गानू डॉलर से भी कम बचे हुए थे। और अगर लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मेटल नहीं खिलाता है तो उसे यूनिवर्सल लेवल 1 से डोमेन लॉर्ड 1 में जाने के लिए 1000 साल लग सकते हैं। इसलिए लू फेंग मेटल्स को खरीद के इसके इवोल्यूशन को फास्टर करना चाहता था ताकि वो जल्दी से जल्दी लेवल अप कर सके। अब यहाँ पे लू फेंग चाहता तो सस्ते मेटल्स में भी काम निपटा सकता था, लेकिन वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता था और जितनी भी जल्दी हो सके अपने आप को इवॉल्व करके लेवल अप करना चाहता था। अब उसे पता था कि नालानसान फैमिलीज की आर्मी अर्थ की तरफ बढ़ रही है और उसके पास टाइम की कमी है, इसलिए वो अपने ग्रेटेस्ट स्पीड से अपने आप को इवॉल्व कराना
चाहता था। और अब फिर इसी के साथ लू फेंग ऑगो को अपने हाइब्रिड कॉपर एसेंस को दे देता है, जिसके कारण ऑगो उसमें ड्रिलिंग करने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग, होंग और थंडर गॉड उसके पीछे चल जाते हैं। अब यहाँ पे ऑगो ड्रिल करता होता है और लू फेंग, होंग और थंडर गॉड उसके पीछे होते हैं और सबसे पीछे तियाननान ही होता है, ताकि अगर कोई आ सके तो उसे डिफेंड किया जा सके। अब आधे घंटे बाद 1900 मीटर के सॉइल को इजिली ब्रोक थ्रू कर दिया जाता है, लेकिन अभी नीचे रॉक था, जिसके कारण उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। और लू फेंग ये देखकर कहता है कि इतना ज्यादा स्लो, इतने में तो हमें एक दिन का समय लग जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब ये सुनकर होंग कहता है कि लू फेंग, तुम्हें अपने क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन को भी यूज करना चाहिए, जिसकी मदद से तुम इसे और भी ज्यादा फास्टर ड्रिल कर सकते हो। अब ये सुनकर लू फेंग समझ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब लू फेंग अपने क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन की भी यूज करता है और ऑगो को पीछे हटने को बोलता है और फिर वो उसे अपने क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन और हाइब्रिड कॉपर एसेंस को मिला के ड्रिलिंग करने लगता है। अब यहाँ पे उसका क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन स्टार लेवल 4 पे आ चुका था, जिसके कारण वो इजिली 1000 ऑफ मीटर्स तक एक्सटेंड हो सकता था। अब यहाँ पे 20 मिनट बाद उसकी हाइब्रिड कॉपर एसेंस 3200 मीटर अंडरग्राउंड आ चुकी होती है। और अब फिर हमें 3200 मीटर अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बड़ा सा ब्लू बॉडी लाइक क्रिस्टल उसमें रॉक में मौजूद होता है और उसके ऊपर हाइब्रिड कॉपर एसेंस होता है और उस हाइब्रिड कॉपर एसेंस के ऊपर लीफ टाइप लपटा होता है, जो कि लू फेंग का क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन होता है। और वो अभी 1000 मीटर तक एक्सटेंड हो चुका होता है और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होता है। अब ये देखकर बबाता जोर से बोलती है कि उसे कलेक्ट करो और वो हंसने लगती है और तभी वो पूरा का पूरा ब्लू क्रिस्टल बॉडी अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि बबाता ने उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया होता है। और अब फिर हमें स्टोरेज स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनियो प्लैनेट के शिप के अलावा भी कई सारे स्टोरेज स्पेस थे, जहाँ पे उससे भी बड़े बड़े सामान रखे हुए थे। और वहाँ पे वो डार्क ब्लू क्रिस्टल भी आ जाता है और एक मेटल का रोबोट आता है और वो आके उसे काटना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे बबाता कहता है कि लू फेंग कितना इडियट है, वो धरती के रूल को फॉलो कर रहा है कि जब भी कुछ मिले तो वो उसे अपने आसपास में शेयर कर सके। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो यूनिवर्सल क्रिस्टल बहुत बड़ा था, जो कि अराउंड 9000 क्यूबिक मीटर था। अब यहाँ पे वो रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि इसे काटो। अब यहाँ पे कई सारे रोबोट्स आ जाते हैं और इस यूनिवर्सल क्रिस्टल को काटने लगते हैं। अब वो यूनिवर्सल क्रिस्टल तो बहुत हार्ड थे, लेकिन कई मेहनत करने के बाद उसे काटना आसान हो जाता था। अब यहाँ पे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक 1 क्यूबिक मीटर यूनिवर्स 1000 यूनिवर्स करेंसी के मुताबिक होता है, जो कि बहुत ज्यादा था। और फिर हमें अंडरग्राउंड सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने क्लाउड कॉन्टैक्ट आर्मर को एक्सटेंड किए होता है और उसी के साथ लू फेंग के ब्रेसलेट में भी अपने आप वो लपटा होता है। और बबाता से वो पूछता है कि आखिर कितने यूनिवर्स क्रिस्टल हुए, तो बबाता कहती है कि तुम्हारा लक बुरा नहीं है, यहाँ पे तुमने 3000 क्यूबिक मीटर्स के यूनिवर्सल क्रिस्टल को ले लिया है और तुम्हारा लक इतना भी बुरा नहीं है। अब ये सुनकर लू फेंग अपने बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर को ऊपर चलने को बोलता है और वो पांचों ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब थंडर गॉड लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कैसा रहा, तो होंग भी पूछता है कि तुम्हें कितना यूनिवर्स क्रिस्टल मिला, तो लू फेंग जवाब देता है कि हमारा लक उतना भी बुरा नहीं था। और वो अपने चारों तरफ एक साइलेंट एरिया बनाता है और इसमें कह कि हमने 3000 क्यूबिक मीटर्स को इस बार ले लिया है। अब ये सुनकर थंडर गॉड की आंखें चमक उठती है कि क्या 3000 क्यूबिक मीटर्स, और हमें बताया जाता है कि 3000 क्यूबिक मीटर्स 3 मिलियन यूनिवर्स करेंसी के मुताबिक होता है और एक यूनिवर्स करेंसी यहाँ पे 3000 गानू डॉलर्स में एक्सचेंज हो सकता है। मतलब ये हुआ कि उनके पास अभी 10 बिलियन गानू डॉलर्स थे। अब ये सुनकर होंग भी शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है ये उतना ही है जितना कि यूनियो प्लैनेट के मास्टर ने लू फेंग के लिए छोड़ा होता है, 10 बिलियन गानू डॉलर्स। और यहाँ पे होंग कहते हैं कि जब मैं और थंडर गॉड किलिंग फील्ड्स में गए थे तो वहाँ पे हमने डिस्कवर किया कि एक बंदे ने 10,000 क्यूबिक मीटर के यूनिवर्सल क्रिस्टल को डिस्कवर किया और हमने 3000 क्यूबिक मीटर्स को डिस्कवर किया, तो ये उतना बुरा नहीं है। अब इसके बाद ऐसे ही वो लोग बात करते हैं और लू फेंग कहता है कि चलो हमें अपने टाइम को यूज करना चाहिए और भी ट्रेजर्स को खोजने के लिए। अब लू फेंग यहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये वेल्थ उतना ही था जितना कि लू फेंग के टीचर ने उनके लिए छोड़ा था। और यहाँ पे लू फेंग को पता चल जाता है कि इन सेक्टर लॉर्ड के वर्ल्ड में कई ज्यादा
खजाना मौजूद है और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ और क्रिस्टल मौजूद है। अब यहाँ पे लू फेंग और भी ट्रेजर्स को खोजना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट जब यूनिवर्सल लेवल में आ जाएगा तो वो और भी पैसों को खर्चा कराएगा, जिसके कारण उसे और भी ज्यादा क्रिस्टल चाहिए होता है। अब वो लोग आगे ट्रेजर्स की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एक बात बताया जाता है कि लू फेंग ने 9000 क्यूबिक मीटर्स को खोजा होता है, लेकिन एविल बबाता ने तो 6000 क्यूबिक मीटर्स को अपने फायदे के लिए बचाया होता है, क्योंकि उसे पता था कि लू फेंग इसके मिलने के बाद उन सब में बांट देगा और इसलिए वो इसे बचाना चाहता था ताकि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इवॉल्व करा के लेवल अप कर सके। और फिर हमें सीन चेंज कर बाकी टीमों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने सेंसर को तो लाया होता है, लेकिन उनकी एबिलिटी उतना ज्यादा नहीं थी बबाता के सर्विलेंस डिवाइस के कंपेयर में। अब यहाँ पे बबाता के ऑर्डर के कारण लू फेंग का टीम एक और अंडरग्राउंड यूनिवर्स क्रिस्टल लोकेशन को खोज लेता है। अब यहाँ पे किसी को क्या पता कि यहाँ पे कितने सारे क्रिस्टल होंगे। अब लू फेंग की आंखें चमक उठती है और वो फिर से अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करने लग जाता है। अब यहाँ पे वो लोग आगे बढ़ते हैं और बबाता के एडवाइस के कारण लू फेंग अपने हाइब्रिड कॉपर एसेंस और क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन की वजह से वहाँ पे ड्रिल करने लगता है और लगभग 3 घंटे गुजरने के बाद वो अपने थर्ड स्पॉट पे पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें टोटल 3000 क्यूबिक मीटर्स मिलता है। फिर सेकंड स्पॉट पे थोड़ा सा कम जो कि 2000 क्यूबिक मीटर्स होता है और थर्ड स्पॉट पे 4000 क्यूबिक मीटर्स होता है। अब यहाँ पे वो लोग ऊपर आ जाते हैं। लू फेंग फिर से पूछता है कि आखिर टोटल कितना है, लेकिन बबाता फिर से उसे कम बताती है कि यहाँ पे 4000 क्यूबिक मीटर्स है। अब ये सुनकर लू फेंग खुश हो जाता है और थंडर गॉड और होंग भी स्माइल करते हैं कि उनके पास अच्छा खासा हो रहा है। अब यहाँ पे लू फेंग खुश होता है कि उनके पास टोटल 9000 क्यूबिक मीटर्स आ चुका है, लेकिन होंग चिंतित में कहते हैं कि हमें और भी ढूंढना चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और यहाँ पे जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने आर्मीज को लेके आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज में होंगे। अब ये सुनकर लू फेंग कहता है कि हाँ, वो सारे बड़े फैमिलीज अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और यहाँ पे वो लोग डोमेन लॉर्ड और यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे को भी लेके आ सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। और फिर लू फेंग सबको दूसरे स्पॉट को ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि हमें अपने टाइम को यूज करना है और फिर वो लोग दूसरे स्पॉट को खोजने के लिए निकल जाते हैं। और अब फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे ड्रिल किया होता है। अब इनके लिए 100 क्यूबिक मीटर यूनिवर्सल क्रिस्टल भी बहुत ज्यादा था, इसलिए सारे स्टार लेवल के एक्सप्लोरर पूरी तरह से पागलों की तरह डिगिंग कर रहे होते हैं ताकि वो यूनिवर्सल क्रिस्टल मिल सके। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक शिप को दिखाया जाता है जो कि ट्रायंगुलर चारकोल ब्लैक शिप होता है, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रेवल से आके कैंगलन स्टार के नजदीक आ जाता है। और हमें 2 इंसान को दिखाया जाता है जो कि सिल्वर व्हाइट कैप्स को पहने हुए होता है और उसके चेस्ट पे 2 स्टार यूनिवर्स मर्सनरी मेडल्स लगा हुआ होता है और वहाँ पे एक ब्रदर मिंगयू होता है तो दूसरा पे ब्रदर दांग लाओ होता है और वो दोनों यहाँ पे कैंगलन स्टार पे आए हुए थे ताकि वो यहाँ के ट्रेजर्स को ले सके। अब उन्हें भी पता था कि यहाँ के ट्रेजर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये दोनों बंदे अलग मिजाज के हैं। और यहाँ पे हमें इन दोनों के बारे में और भी बताया जाता है कि दोनों इलाइट फाइटर्स है डोमेन लॉर्ड के अंदर में और ये लोग वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क कंपनी मिलिट्री के एक्सटर्नल डिपार्टमेंट के मेंबर्स थे जो कि बहुत ही हाई पोजीशन होते हैं। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और सांग डाओली उनसे पूछता है कि क्या हमें डॉकिंग बे पे रुकना चाहिए, तो मिंगयू कहता है कि नहीं, हमें सीधे चलते रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद ली है जिसकी मदद से हम यहाँ पे आसानी से आ जा सकते हैं। अब वो सिर्फ सीधे कैंगलन डिस्ट्रिक्ट में आ चुका होता है और वो लोग नीचे उतरकर यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस बेस पे आ चुके होते हैं। अब वो दोनों उड़कर वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे एग्जाम चल रहा होता है। अब वहाँ पे आके वो अपने एक दोस्त से मिलते हैं जहाँ पे वो पूछते कि मोले यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वो कहता है कि वहाँ पे देखो एक ने हमारा रास्ता रोका हुआ है जो कह रहे हैं कि वो यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस से है और वो किसी को भी अंदर जाने से मना कर रहे हैं। अब मिंगयू और डोंगली ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। अब यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन ने सारे एलाइट्स को भेजा होता है और यहाँ पे उन्हें विश्वास नहीं होता कि यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के पर्सनल इंचार्ज ने कैंगलन स्टार बेस पे आने से मना कर दिया है। अब यहाँ पे ये सब सुनकर उन्हें
विश्वास नहीं होता, इसलिए वो मिंग्यू को कहता है कि चलो मेरे साथ, हम लोग वहां पे जाके देखते हैं। अब वो तीनों डोमेन लॉर्ड वाले बंदे वहां पे जाते हैं ताकि वो लोग अंदर जा सके। और फिर हमें एंट्रेंस को दिखाया जाता है जहाँ पे 12 यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और वो अभी सीरियस अंदाज में होते हैं और वो किसी को अंदर नहीं जाने देते। और उसी के पास एक और लेडी खड़ी होती है जो कि छोटी होती है और उसकी सिल्वर हेयर होती है और उसने ब्राइट सिल्वर बैटल यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है। अब लॉर्ड मिंग्यू और लॉर्ड डोंगली वहां पे जाते हैं। वहां पे वो लोग जैसे जाते हैं वहां के यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स उनके सामने झुकते हैं। तो मिंग्यू और डोंगलाई कहता है कि अंदर वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड बना है, तो आखिर तुम लोग वहां पे हमें जाने से रोक क्यों रहे हो। अब उन सबको देखकर वो शॉर्ट सिल्वर हेयर वाली लेडी कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तो मिंग्यू कहता है कि मैं मिंग्यू हूँ, 3X माउंटेन कमांडर मिंग्यू। तो वो लेडी कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा नाम रानिया है। अब ये सुनकर मिंग्यू और डोंगलाई कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते कि आखिर ये कौन है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्टर लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में कम थे और यहाँ तक कि डोमेन लॉर्ड भी बहुत रेयर हुआ करते थे, इसलिए उनकी रेपुटेशन हाई थी और वो लोग सारे डोमेन लॉर्ड और सेक्टर लॉर्ड के बंदे को जानते थे, लेकिन उन दोनों ने कभी भी रानिया का नाम नहीं सुना होता है। अब यहाँ पे रानिया कहती है कि वर्ल्ड ऑफ थंडर एक एग्जामिनेशन ग्राउंड है और यहाँ पे यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के एग्जाम चल रहे हैं और यहाँ पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ स्टार लेवल के एक्सप्लोरर को छोड़कर सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत है, कोई भी इससे ऊपर के बंदे नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे मिंग्यू, साओ डांगलाई और मोले अपने आपे को खो रहे होते और कहते कि कैसा नियम, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम जानते नहीं हम कौन है, आखिर तुम्हारे यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस में स्टेटस क्या है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यूनिवर्सल लेवल 2 मर्सनरीज को रोकने की हिम्मत दिखाई। और अब फिर सीन चेंज कर हमें 8 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी अंधेरा हो चुका होता है और वहाँ के वर्ल्ड ऑफ थंडर के एंट्रेंस के नजदीक 6 डोमेन लॉर्ड के बंदे आ चुके होते हैं और लगभग 20 यूनिवर्सल लेवल के बंदे आ चुके होते हैं, लेकिन वो सभी उस सिल्वर हेयर लेडी रानिया के सामने खड़े थे और रानिया उन्हें किसी को भी अंदर आने नहीं देती। अब तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और आसमान में कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है और जब सब लोग ऊपर देखते हैं तो ऊपर एक सिल्वर व्हाइट पिरामिड आता है, जिसे देखकर मिंग्यू और बाकी सारे शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये तो ऑटोमन शिप है। अब यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे जिसके पास ऑटोमन शिप हुआ करती थी और एक ऑटोमन शिप के होने का मतलब यह है कि उनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हाई है। अब तभी वहाँ पे वो सिल्वर व्हाइट पिरामिड गायब हो जाता है और उसमें से एक बाल्ड मैन निकलता है जिसके सर पे एक फायर टैटू बना होता है और उसके आने के कारण इस डोमेन लॉर्ड के सोल भी कांपने लगते हैं और यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर उनके सामने रिस्पेक्ट दिखाते हैं और सारे डोमेन लॉर्ड और यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर उनके सामने झुकते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड एन मैंगजी। और फिर हमें यहाँ पे एन मैंगजी के बारे में बताया जाता है कि इन्हें फ्लेम सेक्टर लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है और ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में सेक्टर लॉर्ड में ये एक इलाइट कहलाते हैं और इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और ये अपने फायर को यूज करते हैं और इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इनकी फ्लेम की पावर इतनी ज्यादा है कि इसकी फ्लेम के कारण यहाँ पे स्पेस भी कांपने लगता है। अब लॉर्ड मैंगजी सीधे आके रानिया से बोलते कि मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे रानिया फिर भी नहीं हटती और वो कहती कि एन मैंगजी तुमने सच में अपनी पहचान बना ली है, जो तुमने लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझ लिया है, तुम एक ट्रू इलाइट सेक्टर लॉर्ड है। लेकिन वो फिर कहती है कि ये एग्जामिनेशन ग्राउंड है जो कि यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस ने एग्जाम्स के लिए लिए है और इसमें सिर्फ स्टार लेवल के एक्सप्लोरर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे मर्सनरी का आना बंद है। तो ये सुनकर मैंगजी कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाले हैं, क्या वो सारे पावरफुल लोग अंदर जा पाते हैं या फिर नहीं, और अगर जाते हैं तो लू फेंग के साथ क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।